आज सच बताऊं तो आज का ट्रेनिंग लेने से पहले मेरा दिल भी धड़क रहा है क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है। दिल मतलब पहले भी बहुत बार ट्रेनिंग ले चुका हूँ, वीकली वीकली ले रहा हूँ, लेकिन आज का ट्रेनिंग में मेरा भी दिल जोर जोर से धड़क रहा है क्योंकि आज बात ही ऐसी होने वाली है आपके हार्ट के ऊपर, आपके दिल के ऊपर में। ठीक है, तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना पीपीटी शेयर करना चाहूंगा और उसके पहले थैंक यू आप सभी लोगों को जो आप सभी लोग मुझे सुनने के लिए, मेरे ट्रेनिंग को सुनने के लिए आए। ठीक है, तो हम लोग ट्रेनिंग अब स्टार्ट करेंगे ज्यादा, क्योंकि आज का ट्रेनिंग थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स भी थोड़ा ज्यादा हैं, प्लस हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो जस्ट ए मिनट मैं अपना पीपीटी शेयर करता हूँ। ओके, तो मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ राहुल जी, आ रहा है, यस, दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि आज के ट्रेनिंग देखिए, आज मेरा भी, जैसे मैं बोला कि मेरा भी दिल धड़क रहा है और उसमें मैंने हार्ट के पहले दूसरा फाइल सेलेक्ट कर लिया पहले। तो ये होता है, मतलब जब हम लोग कुछ दिल की बात करने जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंस है। तो हार्ट का इंपॉर्टेंस अगर मैं किसी को बताना चाहूँ तो इसमें एक्चुअली बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं, सभी को पता है कि हमारा दिल कितना इंपॉर्टेंट है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा हमारे बॉडी का पार्ट है जो हमारे, अगर क्या कहें, हमारे सबसे करीब जो चीज होता है वो हमारा हार्ट ही है। अगर हम लोग किसी के बारे में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई भी खुशी को एक्सप्रेशन करना हो या कुछ भी एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग वहां पर अपने दिल की ही सुनते हैं, दिल की बात सुनते हैं। तो उस दिल को, अपने हार्ट को हमको उतना केयर भी करना पड़ेगा। केयर कैसे करेंगे और क्यों जरूरत है हार्ट के रिलेटेड, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज और बता रहा चाहूंगा, जो लोग आज इस सेशन में नए आए हैं या पहली बार आए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह का सेशन पहले भी हो चुका है। पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स पर बात किया है, जैसे कि जॉइंट पेन हो या फिर आपको इम्यूनिटी पे हो, इस तरह से हम लोगों ने बात किया है और उसका वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। तो प्लीज आप एक बार देखिए वीडियोस को और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का ट्रेनिंग हार्ट पर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हमारा हार्ट। हार्ट हमारा करता क्या है, हमारा जो हार्ट है वो किसके लिए बना है या फिर उससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है, हमारे बॉडी में कितना इंपॉर्टेंस है। सबको पता है हार्ट क्यों जरूरी है हमारे बॉडी में, क्योंकि यही वो ऑर्गन है, यही वो हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से हम लोग आज जिंदा हैं या फिर जीवित हैं। अगर हार्ट एक मिनट के लिए बंद हो जाए तो हम लोग, या फिर थोड़े सेकंड के लिए बंद हो जाए तो हम लोग काम या फिर हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हार्ट का जो काम है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप, हम लोग जो ब्रीथ करते हैं, जो हवा को ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम पंप करके हार्ट ही आपको देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ट का जो मेन जो वर्क है वो है आपके ब्लड को पंप करना। ये आपके ब्लड को पंप करता है, बॉडी के पूरे पार्ट्स में पहुंचाता है। ठीक है, ये इसका मेन काम है। कैसे पंप करता है, ये पंप करने का प्रोसेस क्या है, ये आपको हमारे जो वेन से, जो हमारे खून की जो नसें होती हैं उसके थ्रू ये पूरे बॉडी में एक एक पार्ट्स में पहुंचाता है। ये इसका मेन पार्ट है। तो आप समझो कि अगर हमारा हार्ट अगर कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। और आज के डेट में बहुत सारे लोग, जैसा सुरेश सर ने बताया, बहुत सारे लोग आज के डेट में हार्ट डिजीज से मर रहे हैं या फिर नहीं बच पा रहे हैं और बहुत ही कम उम्र में भी ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपने हार्ट के बारे में, क्योंकि कोई भी हम लोग इशू को जानने से पहले, जैसा मैं पहले भी करता हूँ, पहले उसके बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे कि आखिर वो इशू क्यों आता है। अगर हार्ट इश्यूज या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो हम लोग पहले समझेंगे अपने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, हमारा हार्ट क्या करता है। अब जैसे सबको पता है हमारा दिल धड़क रहा है, हर सेकंड धड़क रहा है, हर मिनट धड़क रहा है, हर एवरी पल में, एक एक मोमेंट में धड़क रहा है। अगर मैं नॉर्मली एक मिनट की बात करूं तो 70 से 80 के बार आपका दिल आपका धड़कता है। एक दिन की बात करूं तो कम से कम 100,000 टाइम्स वो धड़कता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि एक साल में या फिर जब तक आपका लाइफ है वो कितनी बार धड़केगा। और यहाँ पर
हमारा जो हार्ट है ये कंटिन्यूअस वर्क करना है, इसका जो काम है कंटिन्यूअस है। बाकी ऑर्गन जैसे कि आपको डाइजेशन सिस्टम है या फिर जो भी सिस्टम है, उनका वर्क अगर कुछ समय के लिए अगर वो जैसे कि हम लोग खाना खाएंगे तभी आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उनको कुछ रिलैक्स भी मिलता है, वो कुछ उनको रेस्ट भी मिलता है और कुछ ऑर्गन्स को। बट यहाँ पर हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा मस्कुलर है जिसको रेस्ट करने का अलाउड नहीं है। अगर वो रेस्ट किया तो फिर हम लोग रेस्ट करने चले जाएंगे हमेशा के लिए। तो यहाँ पर हार्ट इतना इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम लोग देखें हार्ट पर डे या फिर पर डे की अगर बात करें तो जो ये ब्लड पंप करता है करीब करीब 5 लीटर के आसपास में हार्ट आपका ब्लड पंप करता है हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनके थ्रू। और उसके बाद आपको और ये ब्लड वेसल्स डिवाइड होते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, जहां पर आपको कैपिलरीज आपको मिलते हैं जिसके थ्रू पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में, पूरे बॉडी के पार्ट्स में ये आपका ब्लड को डिवाइड होता है, सर्कुलेट होता है। और ब्लड जब सर्कुलेट होगा, हम लोग ब्रीथ भी कर रहे हैं, साथ में ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी जाता है। आपको हार्ट का जो पार्ट है, अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं, आपको क्लियर से दिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अभी स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पर हार्ट का हम लोग पहले पार्ट समझेंगे, कितना पार्ट होता है, कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर हार्ट को अगर मैं डिवाइड करूं या फिर जो मेडिकल जो हमारे ऑलरेडी पहले जो डिवाइड कर चुके हैं बायोलॉजी में, उसके हिसाब से भी अगर देखें तो मेन आपको 4 पार्ट्स होंगे। यहाँ पर लेफ्ट और राइट 2 मेज आपको डिवाइड हो गया, प्लस लेफ्ट अपर साइड एंड लेफ्ट लोअर साइड। तो ये 4 पार्ट हो गए। इसको हम लोग 4 चैम्बर भी बोल सकते हैं, 4 वॉल भी बोल सकते हैं। ये 4 पार्ट्स में से जो ऊपर का जो 2 पार्ट है, टॉप अपर पार्ट्स, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम या फिर एट्रिया। ठीक है, ये 2 उसका नाम है एट्रियम। ठीक है, ये ऊपर के पार्ट्स को, तो यहाँ पर राइट एट्रियम होगा, देन आपको लेफ्ट एट्रियम होगा। देन जो नीचे के जो पार्ट्स है जो थोड़े बड़े साइज में होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिसिकल्स। ठीक है, ये 2 पार्ट्स हो गए, 4 ऊपर 2 और नीचे 2। तो ये 4 पार्ट्स में हमारा जो हार्ट का जो फंक्शन है, ब्लड का पंपिंग करना, वो सारा चीज यहाँ पर प्रोसेस होता है। तो ये चारों पार्ट आपस में मिलकर काम करते हैं, हार्ट पूरा एक यूनिट की तरह काम करता है। हाँ, ये लेफ्ट और राइट के बीच में अगेन एक आपको पार्ट होता है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। और ये डिवाइड भी बहुत इंपॉर्टेंस है इस डिवीजन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इस डिवीजन की वजह से आपको जो ब्लड मिलता है, एक प्यूरिफाइड ब्लड और दूसरा जो नॉर्मल ब्लड हम आता है, जहाँ पर ऑक्सीजन आपको कन्वर्ट होकर हमारा बॉडी में यूज होने के बाद जो ऑक्सीजन जो खत्म हो जाता है, वो डीऑक्साइड ब्लड आपको मिलता है। तो ये दोनों पार्ट को अलग करना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों पार्ट्स को, लेफ्ट और राइट पार्ट को अलग करने का काम करता है हमारे बॉडी में हमारा जो हार्ट का बीच का जो पार्ट है, उसको बोलते हैं सेप्टम। तो ये इस तरह से हमारा हार्ट का एक बेसिक फंक्शन। यहाँ मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये डिटेल में गया तो बहुत कुछ है, फिर आप बोलोगे मैं बायोलॉजी की क्लास में चला गया, उतना मैं भी नहीं कर सकता, सॉरी। सो ये आपको हार्ट का मेन फंक्शन है। अब हम लोग थोड़ा और अगर देखेंगे, आगे जाएंगे तो देखिए ये जो चारों वाल्व्स हैं, ये चारों वाल्व्स जस्ट लाइक एक गेट की तरह काम करते हैं। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर होता क्या है, तो ऑक्सीजन जब इनहेल करते हैं तो ये हार्ट इस ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, इस ऑक्सीजन को लेता है और ब्लड में ऐड करके, ब्लड के साथ मिल करके फिर ये पूरे बॉडी को सर्कुलेट होता है। उसके बाद वापस उस ब्लड को जब वापस हार्ट के पास आता है, वहां से आपका ऑक्सीजन निकल चुका होता है क्योंकि वो पूरा बॉडी में आपको ऑब्जर्व हो चुका है, ले चुका है। वापस इस ब्लड को अलग से एक पार्ट में मिलता है आपको हार्ट में। यहाँ पर आप देखेंगे, आप देख रहे होंगे या फिर जो भी आप हार्ट का फोटो देखेंगे, जनरली आपको 2 कलर में दिखेगा, एक ब्लू कलर और एक रेड कलर। हार्ट एक ही है बट यहाँ पर कलर वाइज दोनों का अलग अलग दिखाया जाता है। आप मैक्सिमम कोई भी हार्ट का फोटो देखेंगे जो कि ऐसा दिखेगा। तो ये क्यों ऐसा दिखाया जाता है, उसके पीछे एक रीजन है। सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं, या फिर यहाँ भी आपको दिखेगा, तो जो रेड कलर का जो पार्ट है, ये आपको है ऑक्सीजन रिच ब्लड। यहाँ पर जो ब्लड आपको सर्कुलेट होता है इसके थ्रू, जो कि आपका लेफ्ट साइड है, वो आपका ऑक्सीजन रिच हो गया। और यहाँ पर दूसरा जो ब्लू कलर दिखा रहा है, ये आपको डीऑक्साइज्ड यानी कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड, या फिर वो ब्लड जो ऑलरेडी आपके पूरे बॉडी से सर्कुलेट होकर वापस आया है हार्ट के पास में, वो ब्लड आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी उस ब्लड में आपको ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो ये होता है हमारा हार्ट का ऐसा वर्क। देन अब हम लोग आगे देखेंगे कि ब्लड हमारे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, ब्लड हमारे शरीर में पूरी तरह से कैसे कैसे ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर सभी को पता है कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो आपको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन उसमें होता है।
तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड को पुश करता है कि आप ब्लड वहां से निकलो और वो दूसरे आपको आर्टरीज में यानी कि जो वेन्स है उसमें आपको ब्लड जाएगा। यहाँ पर जब ब्लड आपको आर्टरीज में जाता है, अगेन आर्टरीज से आपको ब्लड वेसल्स में और कैपिलरीज में, मतलब कि और छोटे छोटे पार्ट्स, एक मेन समझ लीजिए कि आपका एक मेन एक पाइप है, वहां से पहले जा रहा है, वहां से उस पाइप का सब डिवाइस, बहुत सारे पाइप कनेक्टेड है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो बहुत सारा पाइप कनेक्टेड है और उस पाइप के थ्रू आपका पूरे बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। तो इस तरह से ब्लड जो है आपका एक एक पूरी एक नेटवर्क आपको रहती है यहाँ पर इसका कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स का, और उस नेटवर्क के थ्रू ब्लड आपके बॉडी में हर जगह पहुंचता है। और वापस जब ब्लड आता है जहाँ पर ऑक्सीजन आपको उस ब्लड से पूरी तरह से निकल जाता है और वो वापस फिर जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, इसीलिए हम लोग कंटिन्यूस ब्रीथ भी करना है हमको। ब्रीथ जब करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगा और ये ऑक्सीजन अगेन हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू पूरी तरह से ऑब्जर्व होने के बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। तो हार्ट एक ऐसा ही आपको लिविंग टिश्यू है या फिर पार्ट है हमारे बॉडी का जो कि जिसको कि कंटिन्यूस ब्लड की सप्लाई जरूरत है। अगर वहां पर ब्लड की सप्लाई स्टक हुई तो आपका हार्ट काम करना बंद हुआ। अब यहाँ पर मैं क्यों इतना इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले प्रॉब्लम को समझने से पहले हमको समझना है कि हार्ट आखिर काम कैसे करता है, उसका काम क्या है। तो मेन इसका काम है, पूरी अगर मैं सिंपल एक लाइन में समझाऊं तो हार्ट का काम है ब्लड को आपके बॉडी में पूरी तरह से हर एक कॉर्नर में सप्लाई करना। और ये काम जो है कांस्टेंट होना है, जब तक आप जीवित हो तब तक ये काम होगा। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम से अगर ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पर आपके लाइफ पर भी रिस्क हो जाता है। और हम सबको पता है यहाँ पर हार्ट अटैक या बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे जो ब्लड के या फिर जो भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, जो हार्ट का जो डिजीज है वो क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे तो हार्ट डिजीज बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम या फिर 80% ऑफ हार्ट डिजीजेज का एक ही रीजन होता है, वो है आपका ब्लड का क्लॉट होना है। यहाँ पर जहाँ पे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर मेन डिजीज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एंजीना है जिसमें कि चेस्ट पेन होता है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज जहाँ पर आपको आर्टरीज का प्रॉब्लम होता है, स्ट्रोक आता है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक एक डिजीज है, एक टाइप ऑफ डिजीज है, बट सॉरी बट मैक्स टू मैक्स आपका जो हार्ट का जो मेन प्रॉब्लम होता है, जो 80% जो बात कर रहा हूँ, वो आपका हार्ट अटैक का इशू आता है, यानी कि माइक्रोकार्डियल इंफ्रैक्शन उसको बोलते हैं। उसके बाद हार्ट डिजीज अपने साथ या भी बहुत सारे रीजन और भी हैं, जिसमें कि आपको हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपको वेस्कुलर डेमेंशिया भी हो सकता है, और इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब कि आपका हार्ट बीट रेगुलर नहीं है। नॉर्मली जो हार्ट बीट आपका पर मिनट 70-80 ऐसा आना चाहिए, वो इरेगुलर है, कभी आपका कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो ये सारे आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया 80% ऑफ हार्ट डिजीज आपको है वो है हार्ट अटैक। तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में मेन बात करेंगे। और ये सारे सेट ऑफ डिजीज हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट खराब हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि हमारे हार्ट में और जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड आपको पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, आपको पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, वो कहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से ये ब्लड का सर्कुलेशन, क्योंकि अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली आपको रिलेटेड है ब्लड के सर्कुलेशन से, क्योंकि हार्ट को अगर ब्लड नहीं मिलेगा हार्ट काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन हमारा मेन फोकस होगा, वो आपके हार्ट को बराबर कांस्टेंट मिलना चाहिए। यहाँ पर हम लोग कुछ समय के लिए भी हार्ट को अगर ब्लड नहीं मिला तो ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा जो हमारा ब्लड जो आर्टरीज के थ्रू, जो हमारा ब्लड वेन्स के थ्रू अगर मैं बोलूँ पूरे बॉडी को सप्लाई हो रहा है, अगर वो आर्टरीज अगर किसी वजह से उनका उसका जो साइज है नैरो हो जाए, कम हो जाए, या फिर वो ब्लॉक हो जाए, तो जो ब्लड है वो आपको हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा और उस केस में आपको हार्ट अटैक आने का चांसेस रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, क्यों किस रीजन से ब्लड आपको हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, तो एक बहुत ही कॉमन रीजन है, वो है आपके ब्लड वेन्स में या फिर जो आपका आर्टरीज है उसमें आपका फैट्स का डिपॉजिट होना। फैट्स धीरे धीरे आपके वेन्स में, आपके आर्टरीज में धीरे धीरे एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, और अगर हम लोग उसको टाइम टू टाइम नहीं क्लीन करें, नहीं निकालें, तो ये कुछ दिन के बाद या फिर कुछ सालों के बाद जाकर ये कंप्लीटली उस वेन को ब्लॉक कर देगा और फिर हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। उस केस में आपको हार्ट अटैक या फिर जो भी हार्ट रिलेटेड डिसीज आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो ये आपको मेन रीजन है आपका हार्ट इश्यूज का। देन अब जो हार्ट फेल्योर है, मैं उसको हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर हार्ट अटैक एक वन ऑफ टाइप है हार्ट डिजीज का, इसलिए मैंने हार्ट फेल्योर की बात किया है। हार्ट फेल्योर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपको रीजन हो सकता है। तो हार्ट फेल्योर आपका सिंपली आप समझ लो कि अगर आपको आपके हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है और उस ऑक्सीजन को भी वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हार्ट फेल्योर आपके होने के चांसेस रहेंगे। और ये आपको इसके साथ में बहुत सारे दूसरे, बिकॉज ब्लड एक ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी को हर जगह से हर पार्ट्स को मिल रहा है, और जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो हमारे दूसरे ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देंगे। हो सकता है आपका किडनी प्रॉब्लम हो जाए, ब्रेन डैमेज हो जाए, बिकॉज ब्रेन अगेन आपका जो भी नर्व सिस्टम है, जो भी आपको सिग्नल्स भेजे जाते हैं हमारे बॉडी में किसी चीज को एक्टिवेट करने के लिए, या फिर जो भी अगर आपको भूख लग रहा है तो उसको करने के लिए, मतलब जो भी सिस्टम है, जो प्रोसेस हमारा चल रहा है हमारे बॉडी के अंदर में, ये सारे के सारे प्रोसेस हमारे सडन से आपको बंद हो जाएंगे या फिर काम नहीं करेंगे, बिकॉज ब्रेन तक भी आपको ब्लड नहीं पहुंच पाएगा अगर आपका ब्लड यहाँ पर हार्ट को नहीं मिल रहा है। तो हार्ट ब्लड को सप्लाई ही नहीं कर पाएगा आपके बॉडी को किसी भी पार्ट में। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट दूसरे डिजीज या फिर पैरालिसिस या बहुत सारे चीज आपको होने की चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने हार्ट को केयर करें, ब्लड वेंस वो पक्का देखें अच्छे से। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है या फिर रिस्क फैक्टर्स अगर मैं बोलूँ जिसकी वजह से हमको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है, हाई कोलेस्ट्रॉल। आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो इतनी बढ़ चुकी है कि वो आपके ब्लड वेन्स को, आर्टरीज को ब्लॉक कर दे रही है। यहाँ पर जब वो ब्लॉक हो जाएगा अगेन आपको ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। देन हाई ब्लड प्रेशर में भी ऐसा होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जैसे हमको पता है कि जब हम लोग को टेंशन ज्यादा होता है, हाइपरटेंशन इसको भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर हम लोग ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं करेंगे तो बिकॉज ऑफ आपका हाई प्रेशर आपका आर्टरीज भी डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आर्टरीज ही आपका वो पार्ट है जो आपके ब्लड को सारे बॉडी में पहुंचा रहा है। देन डायबिटीज, डायबिटिक पेशेंट भी आपको हार्ट डिजीज या फिर हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेल्योर उनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज अगेन उनके बॉडी का इनका जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होने का वहां पर चांसेस ज्यादा रहते हैं बिकॉज ऑफ हाई आपको ग्लूकोज लेवल्स। और भी कुछ रीजंस हैं अगर मैं बात करूं यहाँ पर कॉमन, अगर आपका वेट ज्यादा है, आपको खाने का वेट ज्यादा है, आपका बॉडी वेट, ओबेसिटी है, स्मोक करते हैं, अल्कोहल कर रहे हैं या फिर अल्कोहल कंजप्शन है, फिजिकल इनएक्टिविटी, आज के टाइम में फिजिकल बहुत लोग फिजिकली इनएक्टिव हो चुके हैं बिकॉज उन लॉकडाउन में वो लोग घर पे बैठे हैं, घर पे भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पा रहा है या फिर वो नहीं करते हैं, उनके रेगुलर हैबिट में नहीं है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको ये सारे आपके बॉडी में जो फैट्स है वो डिपोजिट होने के उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर हम लोग फिजिकली एक्टिव हैं तो कहीं ना कहीं ये फैट भी धीरे धीरे बर्न होते रहेंगे, बट इनएक्टिव होने से, हमारा जो लाइफ स्टाइल इनएक्टिव होने से हमारा फैट्स भी आपको बर्न नहीं होगा और जिस वजह से हम लोग को हार्ट का इश्यूज भी आ सकता है। देन एयर पॉल्यूशन वन ऑफ द रीजन, स्ट्रेस, हाँ ये डायरेक्टली लिंक नहीं है बट बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में चेंजेस होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको हार्ट से कनेक्टेड होते हैं और आपको हार्ट के इश्यूज आ सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है जो कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में कि हार्ट, अगर हमें हार्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं जिसको अगर हम लोग पहचान लें समय से तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर हम लोग प्रिकॉशनरी ले सकते हैं कि अपने हार्ट को बचाने के लिए, केयर करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि कुछ सिम्टम्स कॉमन होते हैं, कुछ सिम्टम्स लेडीज और जेंट्स में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपको वो भी देखना होगा कि आप अगर लेडीज हैं तो आपका सिम्टम्स कुछ डिफरेंट हो सकता है, जेंट्स है तो कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट ओवरऑल जो सिम्टम्स है वो कॉमन ही होते हैं। फिर भी मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपको अनइजीनेस लग सकता है, आपके पैर में स्वेलिंग हो सकता है, एंकल में स्वेलिंग हो सकता है, कभी कभी देखा जाता है स्टमक में भी आपको स्वेलिंग दिखता है। तो अगर कुछ ऐसा आपको दिखे तो आप समझिए कि आपको कुछ हार्ट रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस हैं। आपको भारीपन जैसा लगेगा, आपको हेडेक कंटिन्यूस रहेगा, बार बार आएगा, आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएंगे। क्योंकि टायर्ड क्यों होंगे उसको भी आगे हम लोग एक नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। फटीग यानी कि टायर्डनेस, आप जल्दी टायर्ड हो जाएंगे, चेस्ट पेन आ सकता है, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा अंदर से बिल्कुल चोकिंग जैसा कुछ आपको अंदर जाम हो रहा है या फिर चेस्ट के पास बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। आप अगर
रेस्ट भी कर रहे हो, आप अगर बैठे हो या फिर कोई फिजिकल एक्टिव नहीं हो, तो भी आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होने की, अब जब आपको ऐसा फील हो तो समझ लीजिए कि आपको हार्ट में रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। देन आपको वोमिटिंग सेंसेशन और भी कुछ कुछ इश्यूज हैं जो आ सकते हैं। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, जो सिम्टम्स है, ये कॉमनली सिम्टम है जो नॉर्मली लेडीज जेंट्स दोनों को ही देखा जाता है। अगर मैं अलग से बात करूं लेडीज जेंट्स में, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी मैंने स्लाइड में दिखाया है, आप नोट कर सकते हो। लेडीज में अगर डिफरेंस बात करूं तो एक दो डिफरेंस है, जैसे कि इनडाइजेशन है, आपको जो फटीग है, जो टायर्डनेस है, वो उनको ज्यादा फील होगा, और उनको फेंट में मतलब वो बेहोश होने जैसा भी कभी कभी एक्ट लगेगा उनको। तो ये कुछ डिफरेंस है लेडीज और जेंट्स में, बट मैक्सिमम आपको दोनों सिम्टम्स हैं। हाँ, लेडीज में और एक चीज है कि जो सिम्टम्स है वो बहुत स्लो से दिखता है, उनको पता नहीं चल पाएगा कि हमें हार्ट रिलेटेड इश्यूज है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। आगे देखते हैं। सो अब हम लोगों को पता चल गया कि हार्ट, अभी तक हमने जाना कि हार्ट हमारा कैसे फंक्शन करता है, और हार्ट रिलेटेड डिजीज क्या है, कौन कौन से हो सकते हैं, और उस हार्ट रिलेटेड डिजीज में हमारे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हमको रिस्क पता चल गया क्या क्या हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि इस रिस्क को कैसे कम किया जाए, या फिर हम लोग कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट रिलेटेड इश्यूज कम हो। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एक चीज में, किसी कोई भी डिजीज हो तो आपको सबसे पहले अपना जो खान पान है, जो आप लोग भोजन कर रहे हैं, उसको सुधारिए। आप हेल्दी फूड खाइए। आपको पता करना होगा हमारे फूड हमारे लिए कौन सा हेल्दी है। ऑयली फूड कम से कम लेना होगा, जंक फूड क्लोज करना है बिल्कुल भी। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको फिजिकली एक्टिव होना होगा। आप वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर घर में कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ भी घर का छोटा मोटा काम जिससे कि आप फिजिकली एक्टिव हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आपका वेट पर आप नजर रखिए, आपका वेट कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हो। वेट को कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट के लिए। देन स्मोक अल्कोहल अगर आप करते हैं, प्लीज स्टॉप। उसके बाद आपका अगर ब्लड प्रेशर है, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको ब्लड प्रेशर पर नजर रखनी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर को बिल्कुल मेंटेन रखना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखना पड़ेगा। इस तरह से कुछ ये सारे पॉइंट्स, अगर हम लोग उसको अगर कंटिन्यूस या फिर हम लोग प्रॉपर तरीके से अगर उसको देखें, ऑब्जर्व करें, तो हम लोग अपना हार्ट को केयर कर सकते हैं। अब इसके बाद और भी कुछ ऐसे इश्यूज है जो एज रिलेटेड है। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो वहां पर कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है, अगर आपका एज ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एज होने के बाद कुछ चीजें ऐसी हैं, या फिर हम अपने एज को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर एज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो एज रिलेटेड इश्यूज आएंगे वो आपको आने ही वाले हैं। हाँ, हम लोग बस क्या कर सकते हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग अपना केयर करना है, देखना है क्या हमको कैसे लेना है। उसके बाद अगर आपको पहले से ही हार्ट अटैक एक बार आ चुका है, या फिर हार्ट इश्यूज है, तब आपका केयर ज्यादा करना पड़ेगा। और उस समय आपको इन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हार्ट पर इश्यूज आ चुके हैं, वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ रीजन से कुछ फैक्टर्स है जिसको हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट अब मैं बोलूंगा, जितना ज्यादा हो सके आप स्माइल कीजिए, आप खुश रहिए, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर अपने दिल को खुश रखने के लिए। यहाँ पर आपकी लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो, एक खुश रहने के लिए ट्राई कीजिए हमेशा। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, उसको एक चैलेंज समझिए, और चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, और उसको सॉल्व करके आगे बढ़िए, उसको क्लोज कीजिए। तो यहाँ पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सभी को पता है। तो यहाँ पर भी मैं बताऊंगा कि आपको प्रिवेंशन करना है, तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम लोग, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर प्रिवेंशन, अब हमारे हार्ट को केयर करने के लिए जो प्रिवेंशन है, यहाँ पर प्रिवेंशन के लिए हमारे पास वेस्टीज में बहुत ही अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट्स हैं, और इसका रिजल्ट काफी अच्छा है, मैंने खुद भी यूज किया है और देखा है। तो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए हमें इन चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज लेना पड़ेगा। कैसे देखना है वो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली टोटल अगर हमारे हार्ट के लिए देखें तो 4 है, प्लस आयुष अंत्य में भी जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, प्रो कार्ड एक और है। बट एक ही मीटिंग में, एक ही ट्रेनिंग सेशन में चारों के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग 2 से 3 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में और 1-2 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग पहला जो प्रोडक्ट है स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे हार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ, तो वो है हमारा कोएंजाइम Q10। तो आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये नाम जो है पहली बार ही सुने हुए, क्योंकि
इवन जब मैंने इसके बारे में जाना था तो कभी भी पता नहीं था कि कोएंजाइम Q10 होता क्या है। हम लोग जनरली जो नॉर्मल आपका विटामिन है, मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब तो सुनते हैं अपने लाइफ में, बहुत बार कॉमन है, विटामिन डी हो गया, सब कॉमन नेम है। बट कोएंजाइम Q10 ये नाम ऐसा है कि बहुत कम लोगों को पता है, या फिर ओनली अगर मैं कहूँ कि डॉक्टर्स को ही पता होगा तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पहला प्रोडक्ट क्यों इसके लिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक ऐसा है जो कि आपको न कि हार्ट में बल्कि ओवरऑल बॉडी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये कोएंजाइम Q10 होता क्या है। तो देखिए, ये कोएंजाइम Q10 आपके बॉडी में एक्चुअली नेचुरली बनता है, और ये आपके बॉडी को, आपका जो बॉडी है वो, अगेन जैसे मैंने लास्ट मीटिंग बताया था, हमारा बॉडी सेल से बनता है, सेल के बाद टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जब करने पूरे अच्छे से बनते हैं तो हम लोग, हमारा बॉडी पूरे अच्छे से बनता है। तो यहाँ पर हमारे सेल्स, जो कि हमारा अगर बॉडी का अगर मैं पहला अगर बताऊँ स्ट्रक्चर, उसके पहले भी है, एटम्स है, ये सभी है, लेकिन हम लोग उतने डीप में अभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं सेल लेवल की बात करूँ तो हमारा सेल, हम लोग को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हम लोग को जो एनर्जी मिलता है वो हम लोग को सेल से मिलता है। तो यहाँ पर हमारे सेल को भी तो एनर्जी चाहिए, हमारे सेल को भी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर सेल को एनर्जी कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर सेल को एनर्जी मिलने के लिए यहाँ पर एक जो कंपोनेंट है उसी का नाम है कोएंजाइम Q10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो एनर्जी चाहिए उसका जो मेन जो अगर प्राइमरी जो आपको कंटेंट है वो है आपको कोएंजाइम Q10। अगेन मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और हम लोग आगे बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज और एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसा आप समझ लो कि मेरे घर में एक या फिर हर किसी घर में आपको किचन होता है। हम लोग घर में किचन क्यों बनाते हैं, या फिर हम लोग घर में, हर घर में किचन क्यों होता है, उसका रीजन है कि हम लोग को खाने से जो एनर्जी मिलता है, हम लोग को हर दिन कुछ ना कुछ खाना है। क्यों खाना है, हम उस खाने से हमको एनर्जी मिलेगा। तो किचन, जब हम लोग को भूख लगता है हम लोग कहाँ देखते हैं, हम लोग देखेंगे हमारे किचन की तरफ, या फिर किचन में क्या है खाना। तो यहाँ पर किचन एक आपको एनर्जी का सोर्स हो गया, उस सोर्स से हमको एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पर सेम वैसा ही है, आपके सेल को, आपका बॉडी है, बॉडी के अंदर आपका सेल है, अगेन सेल के अंदर भी आपको सेल को एनर्जी कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आपको पिक्चर में आता है एक और पार्ट जिसको तुम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही वो चीज है, वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से आपके सेल को एनर्जी मिलता है। अब आप सोचो कि अगर आपको सेल को ही एनर्जी ना मिले तो क्या हमारा लाइफ या फिर हमारा बॉडी अच्छे से रह पाएगा क्या? हमारा बॉडी बहुत जल्दी ही हम लोग को एजिंग का साइन दिखे, बिकॉज हमारा सेल अगर खत्म होने लगा तो हम लोग भी ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, हम लोग कम उम्र में ही ज्यादा उम्र के दिखना शुरू हो जाए, बिकॉज हमारा बॉडी का जो सेल्स है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर सेल, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया को बोलूँ सेल का पावर हाउस, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो आप समझो कि हमारे सेल है, हमारा बॉडी के अंदर सेल्स है, सेल को ऊर्जा देने या फिर उसको एनर्जी देने का जो काम करता है वो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी कोएंजाइम Q10। तो सेल हमारे बॉडी के हर एक पार्ट के लिए है, हर पार्ट में आपको सेल्स है। अगेन ये जो सेल्स है आपको सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपको हर बॉडी के पार्ट्स को एनर्जी देने का काम करेगा, चाहे वो कोई भी पार्ट्स हो। बट यहाँ पर अगेन जो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बिकॉज उनका उतना ज्यादा वर्क भी है, जैसे कि हमारा हार्ट हुआ, किडनी हुआ, लंग्स हुआ, लिवर हुआ, ब्रेन हुआ, ये सारे पार्ट्स जो बॉडी के हैं इनको एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा कोएंजाइम Q10 है उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा हाई होती है। देन अब लोग आगे देखते हैं, तो थोड़ा हम लोग पिक्चर के थ्रू थोड़ा समझेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, आई होप क्लियर होगा, बट फिर भी मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाने के लिए ट्राई करता हूँ एक बार और। अब देखिए जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये समझ लीजिए हमारा बॉडी का सेल्स है। सेल को अगर मैं इनलार्ज करूं या फिर उसके अंदर अगर देखूं तो यहाँ पर आपको दिखेगा दो ऑरेंज कलर के आपको दिख रहे हैं, ऑरेंज कलर के कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं। उसको हम लोग मैंने येलो से सर्कल से उसको राउंड किया है, आप देख सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया को अगेन इनलार्ज व्यू फोटो आपके पास दिख रहा है बिल्कुल राइट साइड में। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं उस खाने से क्या हो रहा है, या जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है उस सेल को, सेल का न्यूट्रिशन कन्वर्ट होता है एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट होता है, आप बीच बीच में आप देख सकते हैं कोएंजाइम Q10।
सेल के अंदर, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको एक पार्ट दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही आपका जो न्यूट्रिशन है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आप समझो कि ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोएंजाइम Q10 ना हो तो क्या हम लोग एनर्जेटिक फील करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और ये जो कोएंजाइम Q10 है, अगेन हमारे एज होने, जैसे हम लोग हमारा एज बढ़ता है 30-35 होता है, उसके बाद अगेन इसका जो प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। आप सभी लोग फील करते होंगे, या फिर इवन मैंने भी फील किया है कि कुछ समय मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था कि जब मैं 25 साल का था तो वहाँ पे कोई भी काम करना हो दिन भर एनर्जेटिक फील कर रहा था। लेकिन वही आज के डेट में हम लोग सोचते हैं कुछ काम करने के लिए, अगर एक गिलास पानी पीना है तो सोचते हैं अरे जाए कि नहीं जाए, किसी से मांग ले। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग की बॉडी में एनर्जी की कमी होती है। हम लोग अब उतना काम नहीं कर पाते, या फिर उतने काम करने की जो इच्छा भी वो भी खत्म हो जाती है, बिकॉज हम लोग एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोएंजाइम Q10 है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लो कि ये आपके बॉडी का पावर हाउस है। अगर ये आपके बॉडी में पावर नहीं होगा तो आपको भी एनर्जी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये हार्ट से बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि अगेन हार्ट को भी वर्क करना है तो उसके लिए आपको उसको पावर देना ही पड़ेगा। तो ये आपको हो गया कोएंजाइम Q10 क्या है। आई होप आपको क्लियर होगा। देन अब हम लोग कोएंजाइम Q10 जो है, जैसा मैंने बताया कि ये हमारे एज के साथ धीरे धीरे ये भी कम होना शुरू होता है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है कि जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं उस समय हमारा जो बॉडी में कोएंजाइम Q10 की जो क्वांटिटी होती है काफी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे क्वांटिटी भी कम होते जाता है। सो ये आपको 30-35 ईयर्स के बाद में जनरली कम होना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद आपको इसका कुछ सोर्स देखना पड़ेगा जहाँ से आपको रेगुलर मिले, वो हम लोग आगे देखते हैं। और भी कुछ रीजन है जिस वजह से इसका जो क्वांटिटी है कम होने लगता है। कुछ डिजीजेज हैं, या फिर कुछ माइटोकॉन्ड्रियल अगर कुछ डिजीज आ गया आपको, या फिर कुछ आपको ऐसे डिजीज हो गए जहां पर आपको कोएंजाइम Q10 की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तब वहां पर अगेन आपको ये क्वांटिटी कम हो जाएगा। सो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ डिजीज है जिसकी वजह से भी आपको कोएंजाइम Q10 की क्वांटिटी आपके बॉडी में कम हो जाती है। यहाँ पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड इफेक्ट्स ऑफ, मैंने लिखा है लास्ट में, साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टैटिन ट्रीटमेंट्स। ये क्या होता है? जब भी किसी को हार्ट रिलेटेड कुछ इशू होता है, या फिर उनका हार्ट का ऑपरेशन होता है, या फिर जो लोग हार्ट रिलेटेड मेडिसिन खा रहे हैं, उनके मेडिसिन में जो जो उनको मेडिसिन मिलता है उसकी वजह से, या फिर अगर मैं बोलूँ उसका जो साइड इफेक्ट होता है उसकी वजह से आपके बॉडी से कोएंजाइम Q10 का जो क्वांटिटी है बहुत तेजी से कम होता है। तो ये एक साइड इफेक्ट है उस मेडिसिन का जो हम लोग हार्ट को अपने ठीक करने के लिए ले रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिन ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट्स। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी हार्ट पेशेंट है और उनके जो मेडिसिन वो चल रहा है उस मेडिसिन की वजह से आपके बॉडी से कोएंजाइम Q10 की क्वांटिटी बहुत तेजी से कम होते जाती है। तो यहाँ पर अगेन जब आपका Q10 कम होगा तो आपका हार्ट रेट अगेन बढ़ेगा, तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन देखना होगा, या फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन देखना होगा जिससे आपको अच्छी तरीके से आपको हार्ट का केयर हो सके। देन तो अभी तक हमने देखा कि हाँ कोएंजाइम Q10 कैसे या फिर किन किन रीजन से आपको बॉडी में कम होता है, और जब इसका डेफिशिएंसी होता है, जब और कोएंजाइम Q10 आपके बॉडी से कम हो गया या फिर कम होने लगता है, तो उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर एक जो भी न्यूट्रिशन है उसका अगर कमी होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे आपको डिजीज स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो हार्ट डिजीज, सबको पता है हार्ट डिजीज होगा। ब्रेन डिसऑर्डर्स, बिकॉज ब्रेन का जो पावर है जो भी माइक्रोबिजनेस ने बताया उसके वजह से आपको ब्रेन डिसऑर्डर जैसे कि आपको अल्जाइमर या फिर पार्किंसन जैसे बीमारी भी हो सकता है। डायबिटीज, कैंसर, किडनी डिजीज, ये सारे प्रॉब्लम, बिकॉज इन सारे चीजों को आपको कोएंजाइम Q10 या कि शॉर्ट में बोलो तो Q10 बहुत ही हाई क्वांटिटी में चाहिए होता है। जब उनको ये क्वांटिटी नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली ये सारे फंक्शन बराबर से नहीं कर पाएंगे, और आपको डिफरेंट और क्रिटिकल डिजीज आपके बॉडी में स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस आई थिंक आप सभी लोग को समझ में आया होगा कोएंजाइम Q10 क्या है। देन अब हम लोग देखेंगे कोएंजाइम Q10 हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट तो है, बट अगर हम लोग नेचुरल सोर्स की तरफ भी अगर देखें तो कौन कौन से ऐसे फूड है जहां पर हमारे बॉडी को कोएंजाइम Q10 मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फिश से मिल सकता है, मीट, या फिर जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसके जो ऑर्गन्स है उसके थ्रू आपको मिल सकता है। ऑयल है, जैसे ऑलिव ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, या फिर कैनल ऑयल से आपको वहां पर मिल जाएगा कोएंजाइम Q10। सोयाबीन है, आपको पीनट्स है, या फिर
पिस्ता या फिर सीसम सीड्स और होल ग्रेन। तो इस तरह के कुछ आइटम्स हैं जहां से आपको कोएंजाइम Q10 मिल जाएगा। बट अगेन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ से जो आपको क्वांटिटी मिलेगा ये आपको सफिशिएंट नहीं होगा जिससे कि आपको बॉडी को हेल्प होगा, क्योंकि हम लोग ये सारे चीज रेगुलर बेस पे नहीं खा सकते हैं। हम लोग रेगुलर बेस पे या फिर हर दिन आपको फिश या मीट ऐसा ये सब चीज नहीं खा सकते हैं। फ्रूट भी हम लोग डेली नहीं खा सकते हैं। वेजिटेबल्स में भी डेली आप अगर स्पिनच या पालक खाना शुरू कर दिए तो भी वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगेन रिक्वायरमेंट आपको होती है कि आप सप्लीमेंट की तरफ देखें। आपको एक ऐसा सप्लीमेंट चाहिए जहां पर जिसकी वजह से या फिर जो आपके कोएंजाइम Q10 की जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो फुलफिल करे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे वेस्टीज के कोएंजाइम Q10 के बारे में। अब उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग कोएंजाइम Q10 के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे तो एक वर्ड है जो बार बार आपके सामने आएगा, और मैंने अपने पिछले ट्रेनिंग्स में भी इसके बारे में बताया, बट फिर भी यहाँ पर एक बार और बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच में रिलेशन क्या है। तो आई होप आपको पता होगा। अगर जो लोग नए हैं उनको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और इसमें एक वर्ड और भी आपको बार बार सुनने को मिलेगा, वो है आपको फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स क्या होता है, सिंपल आप समझो। मैंने इसके लिए एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाने के लिए ट्राई किया है, इससे कि आपको बहुत इजीली समझ जाए। यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने देखा है एक हेल्दी एटम है, एक हेल्दी एटम है आपके पास, आपके बॉडी में। हेल्दी एटम के पास में अगर देखा जाए तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। आपको अगर ब्लू कलर दिख रहा हो 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स है वो भी एक इलेक्ट्रॉन ही, एक एटम ही है, बट वहां पर उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अनइवन है, या फिर वो सफिशिएंट नहीं है कि वो आपको स्टेबल रहे। तब ये क्या करता है फ्री रेडिकल्स, ये जो हेल्दी एटम है उससे एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ट्राई करता है। जैसा फोटो में देख रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन हेल्दी एटम से लेने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन वहां से लेता है तब जो हेल्दी एटम है आपके बॉडी का मॉलिक्यूल जो है वो भी अनस्टेबल हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या रिजल्ट होगा ये आपको एप्पल में क्लियरली दिख रहा है। एक एप्पल है, जब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वो कैसे कैसे धीरे धीरे खराब हो रहा है, तो हमारा स्किन खराब होगा, हमारे बॉडी के सारे पार्ट धीरे धीरे वैसे ही खराब होने के चांसेस रहेंगे। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब हमारे बॉडी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नहीं मिल पाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, जिससे कि जो फ्री रेडिकल्स है वो स्टेबल ना हो पाए, ये क्या करता है यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बढ़ते ही जाता है। तो इसको स्टेबल करने के लिए हमको अलग से एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बॉडी में लेना होगा। हमारे बॉडी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स है, बट ये अगेन कुछ रीजन से, जो कि हमारा खान पान है, जो हमारा अभी आज के डेट में जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं कर पाता है। तब यहाँ पर जब हम लोग बाहर से एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तब ये क्या करता है, ये एक मॉलिक्यूल या फिर एक इलेक्ट्रॉन उस फ्री रेडिकल को डोनेट करता है, जिससे कि उनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी आपको इवन हो जाएगा और वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, बट इसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं। हम लोग को जो भी इश्यूज है हमारे बॉडी में आज के डेट में, ये हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। एक पिक्चर और देख सकते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्मल जो सेल है वो कैसा आपको हेल्दी दिख रहा है, और जब उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस या फिर जब हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब बॉडी पे बढ़ता है तो सेल भी कैसे धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होता है। तो ये आई होप कि आपको क्लियर होगा। और आगे जो अभी हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे वहां पर फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये आपको टर्म्स, ये जो वर्ड्स है बार बार आपको आएंगे। तो यहाँ पर अगर किसी को डाउट है तो आप यही पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे फिर आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब सबसे पहले हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ CoQ10। तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स है, जैसे मैंने अभी तुरंत बताया, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, CoQ10 का जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है वो इतना हाई है कि आपको फ्री रेडिकल से होने वाले जो भी इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज को ये सॉर्ट आउट करता है। और हमारे ऑक्सीडेटिव डैमेज है, जो फ्री रेडिकल से बहुत सारे सेल्स डैमेज होते रहते हैं, तो उस डैमेज को ये कंट्रोल करता है, रिपेयर करता है, और ये आपको आगे सेल ग्रोथ को भी हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। देन हमारे सेलुलर डैमेज को ये रोकता है और फ्री रेडिकल्स को आपको स्टॉप करता है। फ्री रेडिकल्स के स्टॉप होने से आपके बॉडी में, अगेन मैं फिर से बोलूंगा,
जो भी बॉडीज का जो भी इश्यूज है, आपको अभी आगे भी दिखेगा कि हर जगह जहां भी जो भी इश्यूज में बात करूंगा वहां पर आपको ये सारे टर्म्स आएगा, आपको आई होप क्लियर होगा। देखते हैं आगे। सो सबसे पहले चूंकि हम लोग हार्ट की बात कर रहे हैं, हमारे दिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे कि कोक्यूटिन हार्ट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो हार्ट का जो फेल्योर है वो मेनली हमारा क्यों हो रहा है, हमारे जो आर्टरीज हैं, वो हमारा आर्टरीज का ब्लड प्रेशर या फिर उसमें जो कोलेस्ट्रॉल फैट वो जमा हो रहा है, उसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो अगेन ये इशू आपको रिलेटेड है आपके बॉडी के ऑक्सीडेटिव डैमेज से। आपके ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से क्या होता है, आपका जो वेन्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने से वो सूज जाता है, बढ़ जाता है उसका साइज, या फिर उसका साइज नैरो हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो फैटी एसिड या सॉरी उसके अंदर फैट्स कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं। तो CoQ10 आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन सारे चीजों में। आपके हार्ट फेलियर को रोकने के लिए या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए CoQ10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके हार्ट इश्यूज को स्टॉप करने के लिए, बिकॉज ऑफ इसमें इसका जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज काफी हाई होता है, ये सारे आपको फ्री रेडिकल्स को और ऑक्सीडेटिव डैमेज को ये स्टॉप करता है। देन और चूंकि ये सोर्स है पावर का, तो ऑब्वियसली आपको हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। देन जैसे मैंने बताया कि हार्ट के साथ आपको बहुत सारे इश्यूज आएगा। अगर आपको हार्ट को बराबर से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको अगेन ब्रेन रिलेटेड इश्यूज भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर CoQ10 ये डायरेक्टली रिलेटेड है, आपके हर पार्ट्स के जो भी इश्यूज आते हैं उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको ब्रेन का जो मेजर जो कुछ इश्यूज अगर मैं बोलूँ, जैसे कि अल्जाइमर हुआ, पार्किंसन हुआ या फिर माइग्रेन हुआ, इन सब चीजों में भी आपको CoQ10 की मात्रा की कमी होने से आपको ये सारा चीज स्टार्ट होता है। तो अगेन जब आप इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो आप इन सारे चीजों से भी आपको रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कि जो अगर ब्रेन रिलेटेड इश्यूज है, अगेन जो बॉडी का जो सेल है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका जो पावर है वो भी अगेन कोकिन्यूट जैसे एज होने के साथ साथ उसका जो क्वांटिटी है, जैसे मैंने पहले बताया, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो कम होने के साथ ही आपको ये सारा प्रॉब्लम शुरू होगा। तो आपको चेक करना है कि अगर वो सारे सिम्टम जो मैंने बताया, अगर वो सिम्टम आपको आ रहे हैं, तो प्लीज स्टार्ट टेकिंग CoQ10, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ब्रेन सेल्स को अगेन ब्रेन सेल्स बिकॉज वो बहुत ही हाई होते हैं हमारे इसमें जैसे मैं क्या बोलूँ फैट्स में, तो ब्रेन सेल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज का भी चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। और जहां पर ऑक्सीडेटिव डैमेज के चांसेस ज्यादा रहेंगे वहां पर आपको सबसे एक ही चीज काम करेगा, वो है एंटीऑक्सीडेंट। और अगेन CoQ10 इज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, इसके लिए आपको ये हेल्प करेगा आपको ब्रेन रिलेटेड इश्यूज में भी, माइग्रेन या फिर पार्किंसन, अल्जाइमर जैसे डिजीज से आप इससे फाइट कर सकते हो। देन और भी इसके बेनिफिट्स है, आगे देखेंगे। आपको बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, ऑलरेडी आपको पता है कोलेस्ट्रॉल को ये खत्म करता है। आपको ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, कम करता है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है उसको ये कम करेगा, क्योंकि आपके वेन्स को क्लियर करता है। देन ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, ये फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। ये आपके स्पर्म और एग क्वालिटी को भी बहुत इंप्रूव करता है, क्योंकि ये सारे जो चीज है, अगेन मैं बोलूंगा ये आपके प्रॉब्लम अगेन वही है, ऑक्सीडेटिव डैमेज या फिर फ्री रेडिकल्स का आपके बॉडी में होना। इसकी वजह से हर एक प्रोसेस आपके बॉडी के अंदर डैमेज हुए रहते हैं। तो यहाँ पर उस प्रोसेस को अगर ठीक करना है तो यहाँ पर आपको CoQ10 का कंजप्शन करना ही पड़ेगा। देन ये प्रेगनेंसी रेट्स को भी इम्प्रूव करता है और आपके स्किन को भी यंग रखता है, क्योंकि स्किन जो है आपके बॉडी का जो सबसे बड़ा अगर मैं ऑर्गन बोलूँ तो स्किन है। और ऑक्सीडेटिव डैमेज से, फ्री रेडिकल से आपको जो रिंकल्स आता है वो उसका रीजन भी वही है। अगर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि देखने में वो उनका एज 20 या 25 वैसी है, बट देखने में 40 के लगते हैं, तो यहाँ पर उनका सीधा एक ही मतलब है कि उनके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उनका सॉल्यूशन वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर उनको एंटीऑक्सीडेंट या फिर CoQ10 काफी ज्यादा अच्छे से हेल्प करेगा। देन आपके अल्टीमेटली एनर्जी को बूस्ट करेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, सब अभी ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि जो CoQ10 है ये आपके सेल का पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस है। आपको जब पावर मिलेगा तभी आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो यहाँ पर CoQ10 आपको एनर्जेटिक फील कराएगा। अगर आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मल जो वॉकिंग जॉगिंग जो भी आप करते हो, आप जैसे जैसे आपका एज होगा आपको फील नहीं आएगा कि हाँ मैं उतनी तेज दौड़ सकता हूँ या फिर मैं उतना एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगेन रीजन है कि आपके बॉडी से CoQ10 का
क्वांटिटी कम होना। तो अगर आप इसको रेगुलर कंजप्शन करेंगे तो वापस से आपके एनर्जी में वो बूस्ट आपको मिलेगा, आपको एनर्जेटिक फील मिलेगा। देन डायबिटीज में भी आपको हेल्प करेगा। जैसे डायबिटीज मैंने बताया, अगेन जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसकी वजह से हमारे सेल्स डैमेज हो रहे हैं, और अगेन जब सेल डैमेज होता है तो आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं डैमेज होता है, और जिस वजह से आपका जो इंसुलिन सिक्रेशन है वो कहीं इफेक्टेड हो जाता है और आपको डायबिटिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका अगर रूट कॉज देखें तो आप है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मैंने इसके लिए आपको पहले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में क्लियर से पहले बताया। तो यहाँ पर चूंकि CoQ10 आपको बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, तो यहाँ पर आपको डायबिटीज को भी कंट्रोल करने के लिए आपको CoQ10 काफी अच्छे से हेल्प करेगा, और स्पेशली आपको टाइप 2 डायबिटीज। देन कैंसर के लिए भी बहुत ही आपको रोकने के लिए ये बहुत ही अच्छा है CoQ10, क्योंकि अगेन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही वो रीजन है जो आपके सेल को डैमेज कर रहा है, फ्री रेडिकल्स आपके सेल को डैमेज कर रहा है। अगर मान लो कि आपके बॉडी में कोई सेल है, एक पोर्शन पे कहीं सेल डैमेज होना स्टार्ट हुआ, मतलब कि वहां पर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, एक सेल से दूसरा सेल डैमेज होगा, तीसरा डैमेज होगा, इस तरह से करते करते बहुत सारे सेल डैमेज होंगे, और आपको बॉडी में ऐसा फील होगा कि कुछ कहीं पे कुछ नॉट बन गया है, फिर कुछ गांठ जैसा बन गया है। यही चीज आपको धीरे धीरे आगे बढ़ के आपके बॉडी में कैंसर या फिर दूसरी बहुत सारी चीजें में बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को या फिर फ्री रेडिकल्स को अपने बॉडी से कंप्लीटली बंद कर दें, या फिर उसको उसके बढ़ने को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं उसके ग्रोथ को, तो कहीं ना कहीं हम लोग कैंसर को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम फ्यूचर में अगर ये रिस्क है तो ये बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। कैंसर प्रिवेंशन के लिए आपको CoQ10 आपको बहुत हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट, अब हम लोग इसके बेनिफिट्स देख लिया, अब हम इसका क्वांटिटी देखेंगे, डोसेज देखेंगे कि हमको कैसे लेना है, कब लेना है, कितना लेना है। तो इसका एक जो कैप्सूल है, या फिर हम लोग को डेली जो हमारे जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है पहले वो समझेंगे। यहाँ पर हम लोग को डेली 90 से 200 mg हमको चाहिए होता है पर डे। अब एक कैप्सूल जो है इसकी वजह से हमारा जो क्वांटिटी है, हम लोग अगर प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तो आपको एक कैप्सूल पर डे लेना है खाने के बाद। अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज है तो आप 2 कैप्सूल पर डे ले सकते हैं। दूसरे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि CoQ10 जो कि एक एनर्जी का सोर्स है, तो हम लोग इसको बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि सर कितने दिन तक लेना है, तो ये आप ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ दिन लें फिर ऐसा कुछ बंद करें। हाँ, हम लोग चाहे तो कुछ एक टाइम पीरियड लेंगे, फिर उसको कुछ दिन के लिए गैप कर सकते हैं, बीच में फिर आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये क्योंकि एनर्जी सोर्स है, हम लोग जो भी फूड खा रहे हैं, फूड आपके कोएंजाइम 2 क्या करता है, उस फूड को प्रोसेस करके सेल को एनर्जी देने का काम करता है। ये प्रोसेस जिंदगी भर चलना है, और अगर आपके बॉडी से CoQ10 निकल गया नहीं है या फिर नहीं बन रहा है तो अगेन आपका भी एनर्जी लेवल डाउन होगा और बहुत सारे इश्यूज आपके बॉडी में स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका रेगुलर कंजप्शन आफ्टर एज ऑफ 30-35 इज रिकमेंडेड। आप अगर 35 साल के ऊपर हो गए हैं तो आपको इसका कंजप्शन रेगुलरली स्टार्ट कर देना होगा। और हाँ, अगर प्रिवेंशन भी जैसे मैंने बोला, आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट में अगर कोई भी सप्लीमेंट खाना है, आपको कम से कम 3 मंथ्स कंटिन्यूस यूज करना है। उसके बाद अगर आप एज ए प्रिवेंशन यूज कर रहे हैं, आप उसमें 1 या 2 महीना या कुछ 3 मंथ्स मैक्सिमम आप गैप कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ हार्ट रेट इश्यूज हैं तो आप तब तक खाइए जब तक कि आपका इश्यूज सॉर्ट आउट ना हो जाए। उसके बाद आप कुछ दिन गैप करके वापस इसका डोज स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका इसका डोसेज। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे। आई थिंक आज काफी टाइम हो रहा है, बिकॉज इसीलिए मैंने सोचा था थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। सुरेश सर चलेगा सर, अगर आप अलाउ करते हो तो। हेलो। हाँ राहुल जी। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ ओके, हेलो। हाँ यस सर ओके ओके सर। हाँ ठीक। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, L-arginine। L-arginine एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, और ये अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा भी बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेने के इमीडिएट बाद आपको फील होता है कि आप एनर्जेटिक फील, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे बॉडी में ताकत आ रहा है। एक ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत ही ऐसा प्रोडक्ट है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक्चुअली ये एक एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड एक हमारे बॉडी को भी बहुत जरूरत होता है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, कंडीशनल एमिनो एसिड। तो यहाँ पर ये जो एमिनो एसिड है ये आपके बॉडी के प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। तो L-arginine कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके प्रोटीन से भी कनेक्टेड है।
अगर आप इसको भी नहीं ले रहे हैं, इस अमीनो एसिड को आप नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जो नेसेसरी जो प्रोटीन जो से बनने का जो प्रोसेस है वो भी आपको अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। और जो L-अर्जिनाइन है, ये आपको अगेन बॉडी, देखिए हर बॉडी में हर कुछ तो नेचुरली आपको बन रहा है, चाहे वो CoQ10 हो या फिर L-अर्जिनाइन हो ये। बट क्या होता है, जब हमारा एज होता है तब धीरे धीरे इसका बनने का प्रोसेस कम हो जाता है, बिकॉज हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हम लोग जो फूड खा रहे हैं, हम लोग अपने बॉडी को उतना केयर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, उसका भी रीजन है बिकॉज हमको हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर क्या हो रहा है हमको पता नहीं है, और इतना डीप में एक्चुअली नॉलेज भी लेना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे अवेयरनेस की वजह से हम लोग को पता नहीं कि हमको क्या खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसीलिए ट्रेनिंग रखा गया कि आप सभी लोग को ये पता चले। तो यहाँ पर अगेन L-अर्जिनाइन भी ऐसा चीज है जो आपके एज होने के बाद धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। अब यहाँ पर जब कम हो जाएगा तो अगेन आपको कुछ इश्यूज स्टार्ट होंगे, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर L-अर्जिनाइन और एक चीज है, ये आपको हमारे जो हम लोग जो फूड खा रहे हैं वहां से भी आपको मिलता है यहाँ पर, बट वो मैक्सिमम आपको नॉनवेज आइटम से, जैसे कि फिश हुआ, मीट हुआ या फिर पोल्ट्री आइटम से आपको मिलेगा। कुछ वेजिटेबल्स आइटम्स भी मिल सकता है, बीन्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, होल ग्रेन्स है, कुछ आपको वहां से भी मिल सकता है। बट अगेन जैसे मैं बोलता हूँ पहले भी, वो क्वांटिटी आपको बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं रहता है, जिससे कि हम लोग हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और ये कैसे आपके हार्ट को हेल्प करेगा। तो वेस्टीज L-अर्जिनाइन जो है आपको एक कॉम्बिनेशन, एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड है, कॉम्बिनेशन है कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स का, जो और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आपके एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, वो आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। जैसे कि इसमें जो विटामिन हैं, जिसमें लाइकोपीन है, फॉलिक एसिड है और रिजर्वेट्रोल है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये सारे चीज जो मेन आइटम को बताए, ये सारे आपको आपके हार्ट को हेल्दी रखने में काम करते हैं। अब जैसे कि फॉलिक एसिड है, विटामिन इसमें B6 है, B12 है, ये सभी आपको आपके बॉडी से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए काम करते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे ही आपके बॉडी से कम होता है, आपका हार्ट जो इश्यूज है वो भी सॉल्व होना शुरू होता है, और आपको हार्ट से प्रिवेंशन के लिए भी आपको हेल्प करेगा ऑब्वियसली। देन इसमें सेकंड जो कंटेंट है वो है लाइकोपीन। लाइकोपीन एक अगेन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है, और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको आई होप सभी को क्लियर हो, तो यहाँ पर मैं आज ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करता है वो भी आपको पता है। तो ये आपको अगेन बिकॉज ऑफ इस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, ये आपके बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट होने से रोकता है, डिपॉजिट नहीं होने देता है। अगर आप सोचो कि आपके आर्टरीज से आपके जो वेन्स हैं, अगर वहां पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है या फिर अगर हो रहा है, अगर आप L-अर्जिनाइन खा रहे हो तो उस डिपॉजिट को वो क्लियर कर देगा। जैसे ही क्लियर होगा, ब्लड फ्लो इजीली होगा और आपके हार्ट तक पहुंचेगा, फिर हार्ट उसको इजीली पंप कर सकता है। मतलब कि आपके हार्ट पर आपको प्रेशर नहीं होगा उस ब्लड को पंप करने के लिए, बिकॉज आपका जो आर्टरीज है वो क्लियर है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन नेक्स्ट जो इसमें कंटेंट है आपको रिजर्वेट्रोल, ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट है, बीट जूस है। अगेन ये सारे प्रॉपर्टी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के हैं और ये आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको काफी हेल्पफुल करेंगे। इन सारे चीज, जैसे मैंने बताया कि ये सारे चीज का जो मेन जो कंटेंट है वो है एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए यहाँ पर मैंने पहले बताया। अब यहाँ पर आपको उतना एक्सप्लेन आई थिंक करने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर स्पेशली दो प्रोडक्ट्स और, इसमें दो आइटम्स और डाले गए हैं, जिसको कि विटामिन K2 एंड D3। अब यहाँ पर K2 और D3 का बोलोगे यहाँ पर क्या काम है, क्योंकि यहाँ पर इनका काम बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ, बट अभी कुछ नए जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें पता चला है कि K2 और विटामिन D3 भी आपके हार्ट के लिए कुछ उनकी जो थोड़े बहुत जो क्वांटिटी है वो भी आपको हेल्प करते हैं। इसके लिए यहाँ पर विटामिन K2 और D3 ऐड किया हुआ है। नॉर्मली जो विटामिन K2 है ये क्या करता है, आपके बोन्स का जो कैल्शियम है वो आपके बोन्स में ही रहने देता है, क्योंकि जनरली जब क्या होता है, जब हमारे बॉडी से कैल्शियम की जो कमी होती है, क्योंकि ब्लड को भी 1% कैल्शियम चाहिए, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम नहीं है तो जैसे तो वो क्या करता है, आपके बोन से कैल्शियम को लेता है। अब यहाँ पर अगर आप विटामिन K2 आपके बॉडी में है अच्छी क्वांटिटी में, तो आपके बोन्स से आपको आर्टरीज में आपको कैल्शियम नहीं जाए, इसके लिए वो स्टॉप करता है, रोकने के लिए ट्राई करता है। तो यहाँ पर K2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आर्टरीज को हेल्दी रखने के लिए। यहाँ पर आपको K2 देने का रीजन क्या है, आपके आर्टरीज में एक्स्ट्रा कैल्शियम ना जाए, वो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए K2 यहाँ पर डाला गया है। दूसरा विटामिन D3। अब D3 का एक्चुअली काम क्या, जैसे मैंने अपने लास्ट ट्रेनिंग में बताया था बोन्स एंड जॉइंट हेल्थ में,
D3 का बेसिक जो काम है, जो इसके लिए हम लोग को चाहिए, वो है हमारे बॉडी को, अगर कैल्शियम, हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट खा रहे हैं, फिर बॉडी हम लोग को कैल्शियम मिल रहा है, उस कैल्शियम को अगर ऑब्जर्व करना है, हमारे शरीर को अगर उसको ऑब्जर्व करना है, तो हमको विटामिन D3 चाहिए। अगर हमको D3 नहीं मिलेगा तो कैल्शियम हमारा बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा और वो ऐसे फ्लश आउट हो जाएगा। यहाँ पर तब आपको विटामिन D3 कैसे मिलेगा? नॉर्मल है, आप धूप में आपको रहना पड़ेगा, सनलाइट में आपको रहना पड़ेगा। बट यहाँ पर अगेन D3 आपको हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? D3 ही एक रीजन है, जब हम लोग सनलाइट लेते हैं, सनलाइट से हमको बॉडी को कैल्शियम ऑब्जर्व करना है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस और होता है। उस D3 हमारे बॉडी, अब यहाँ पर कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए हमने D3 लिया, D3 ऑब्जर्व हमारे बॉडी है या फिर हमारा जो शरीर है, वो D3 को कैसे ऑब्जर्व करेगा? अगेन यहाँ पर D3 को ऑब्जर्व करने के लिए बॉडी को क्या करना पड़ता है? उसको कोलेस्ट्रॉल बनाना पड़ता है, और उस कोलेस्ट्रॉल को बनाने के बाद ही आपका D3 ऑब्जर्व होगा। अब मान लो कि आप सनलाइट में नहीं बैठ रहे हो, आप धूप में नहीं जा रहे हो, या फिर आपको D3 नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा? तब ऑटोमेटिक बॉडी, हमारा जो सिस्टम है, हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा है, अगर कुछ उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो क्या चाहिए, उसको क्या पता चलेगा कि आपको, आप धूप में नहीं जा रहे हो, यहाँ पर आपको क्या करेगा? वो कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा बनाना शुरू करता है। जितना ज्यादा बनाएगा, क्यों ज्यादा बना रहा है? कि बॉडी को D3 चाहिए, एक सिग्नल भेजेगा बॉडी को D3 चाहिए, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बना के दे रहा हूँ। क्योंकि बॉडी क्या समझता है कि मैं कोलेस्ट्रॉल नहीं बना रहा हूँ, इसके लिए D3 नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पर हम लोग ही D3 नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर बॉडी उस चीज को नहीं समझ पाता कि हमारा माइंड अलग तरीके से, हम लोग अलग तरीके से सोचते हैं, बॉडी का सिग्नल सिस्टम डिफरेंट है। अब यहाँ पर बॉडी आपको ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू करता है, बट उसको D3 नहीं मिल रहा है। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनने से आगे हमारा जो आर्टरीज है, वो ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर D3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आर्टरीज को हेल्दी रखने के लिए। और यहाँ पर जो D3 है, हाँ, यहाँ पर जो D3 कंटेंट है, जिस क्वांटिटी में आपको दिया गया है L-अर्जिनाइन में, वो क्वांटिटी उसके लिए ही सफिशिएंट है, जिससे कि आपके हार्ट को या फिर आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर हमारे बॉडी को एक्चुअली ज्यादा D3 चाहिए, बट यहाँ पर जो क्वांटिटी है, ओनली प्लीज नोट कि ओनली आपके हार्ट के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही क्वांटिटी दिया गया है। अब जो हमको एक्स्ट्रा क्वांटिटी चाहिए D3 का, यानी कि आपके कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए, वो आपको अलग से लेना होगा। यानी कि जैसे कि आप कॉम्बायोटिक्स है, कॉम्बायोटिक्स अगर आप लेते हो तो आपके बॉडी का जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट है D3 का, वो आपको वहां से मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको D3 का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर D3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर कनेक्टेड है हमारे डायरेक्टली आर्टरीज के हेल्थ से। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं L-अर्जिनाइन के। अब जैसे कि L-अर्जिनाइन में एक चीज और इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम लोग इसको बॉडी में कंज्यूम करते हैं, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ही है जो आपके आर्टरीज को या फिर जो आपके ब्लड वेसल्स को है, उसको क्लियर रखता है, उसको वाइड बनाता है। मतलब कि उसका जो गैप है ब्लड फ्लो करने के लिए, वो बिल्कुल इजी होना चाहिए, उसमें ये काफी हेल्प करता है। तो आप सिंपल, आप समझो कि जब आप L-अर्जिनाइन खा रहे हो, तो आपका जो वेन्स है, जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स जो है, ये आपका ब्लड वेसल्स को क्लियर करता है, जिससे कि आपका ब्लड इजिली फ्लो करेगा। ये बहुत, अगर सिंपल एक लाइन में समझना है तो इसका ये फंक्शन है, आप प्लीज इसको ध्यान रखिए। देन L-अर्जिनाइन उसके साथ साथ और भी आपको डायबिटीज में भी हेल्प करेगा, बिकॉज ये उस हार्मोन को स्टिमुलेट करता है जो कि इंसुलिन बनाता है। यहाँ पर आपको डायबिटीज में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको एंटी एजिंग इसका बेनिफिट मिलेगा, ऑलरेडी आपको पता चल गया इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, तो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट भी मिलेगा। ये आपको क्रॉनिक पेन से रिलीव करता है, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, बिकॉज ये आपके आर्टरीज को क्लियर रख रहा है, तो आपको ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करेगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। देन ब्लड शुगर को मेंटेन करेगा, ये आपके यहाँ पर और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेक्सुअल फंक्शनिंग को भी बहुत ही अच्छे से इंप्रूव करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन ये सारे आपको बेनिफिट्स हैं आपको L-अर्जिनाइन का। तो L-अर्जिनाइन जनरली हम लोग को कब लेना है, कितना लेना है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। L-अर्जिनाइन का अगर मैं देखूँ, ये आपको पाउडर फॉर्म में आएगा, और हमको इसको पानी में घोल के पीना होता है। इसका अगर हम लोग कंजप्शन देखें, आपको जनरली क्या करना है, 1 गिलास पानी में अप्रॉक्सीमेट 200 ml अगर वाटर है, एक ल्यूक वार्म वाटर में पीने से इसका बेनिफिट ज्यादा होता है। और इसको पीने का या फिर इसको यूज करने, कंज्यूम करने का
बेस्ट टाइम जो है वो अर्ली मॉर्निंग खाली पेट में आपको लेना है, एम्प्टी स्टमक में आपको लेना होता है। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको कंज्यूम करने के बाद में आप अगर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि तब क्या होगा, ये बॉडी के हर पार्ट में अच्छे से सर्कुलेट होगा, क्योंकि इसका काम ही है आपके बॉडी में हर पार्ट्स को, इसका ब्लड वेन्स को क्लियर करना और वहां पे सारा चीज पहुंचना। तो ये आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तब जब आप इसको यूज कंज्यूम करने के बाद में आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते हो। तो जनरली अगर कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर वॉकिंग करने जाते हैं मॉर्निंग में, या फिर घर का जो भी काम है छोटा मोटा जहाँ पे कुछ फिजिकल एक्टिविटी है, उसके 15 से 20 मिनट पहले या मैक्सिमम हाफ एन आवर पहले आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर हम इसको सजेस्ट नहीं करेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अस्थमा पेशेंट्स को आपको इसको नहीं देना है। दूसरा, जब आप इसको यूज करते हैं कभी भी स्टील ग्लास में इसको यूज नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड इसकी वजह से बनता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपके स्टील ग्लास से रिएक्शन कर सकता है। तब ये आप उसके अगर स्टील ग्लास में पियेंगे तो हो सकता है उस रिएक्शन की वजह से आपको उसका रिजल्ट नहीं मिले, या फिर ये कुछ और ही रिएक्ट करके बॉडी में आपको कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो आपको इसको ग्लास या फिर कांच के ग्लास में इसको यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कीजिए। और जो लोग यूज कर रहे हैं उनको भी एजुकेट कीजिए। देन प्रेगनेंसी में और जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनको बिल्कुल नहीं देना है। और भी इसमें कुछ केसेस हैं जैसे कि जिनका ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज है, जिनको पेस मेकर लगा हुआ है, उनको भी हम लोग रिकमेंड नहीं करना है। तो आई होप एल-अर्जिनिन आपको क्लियर हुआ रहेगा।